दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल की कहानी है जहां स्टूडेंट्स जाते तो हैं पढ़ाई करने, मगर वहां से लाश बनकर वापस आते हैं। अभी तक वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स मर चुके थे, मगर कोई भी आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि उस खौफनाक हॉस्टल में इतनी मौतें क्यों हो रही है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उसके आगे के दोनों दरवाजे खुल गए और उसमें से एक मर्द और एक औरत निकलकर तेजी से भागते हुए मुर्दा घर के अंदर गए, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर जिसका नाम केशव था और मुर्दा घर का इंचार्ज भी मौजूद थे। उनके अंदर पहुंचते ही नशे में धुत बीड़ी पीते हुए मुर्दा घर का इंचार्ज बोला, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? आ जाओ, लाश देख लो। उसके इस तरह से बोलने पर इंस्पेक्टर केशव उसे धमकाता है। अरे कैसी बात कर रहा है तू? उनका बच्चा मरा है और तू इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो बोलता है कि साहब, यहाँ तो रोज किसी न किसी का कोई ना कोई मरता है, किस किस का ख्याल करूं। इंस्पेक्टर केशव उसकी इस बात पर उन दोनों से माफी मांगता है और उसे धमकाकर साइड हटने को बोलता है और उनको सफेद चादर से ढकी एक लाश के पास लेकर जाता है। तो वो औरत बोलती है कि आपने तो हमें अस्पताल का कहा था और यहाँ हमें मुर्दा घर में लाकर खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? अर्जुन को तो हम अभी एक हफ्ते पहले ही हॉस्टल छोड़कर आए थे और वो वहाँ बहुत खुश भी था। यहाँ इस मुर्दा घर में क्यों आए हैं हम? तो उस औरत का पति बोलता है कि सावित्री, संभालो अपने आप को, इन्होंने हमें सिर्फ शिनाख्त के लिए ही तो बुलाया है। जितेंद्र उसे समझा ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर केशव ने उस लाश के ऊपर से चादर हटा दी। उसका चेहरा देखते ही सावित्री अर्जुन का नाम लेकर चिल्लाते हुए रोने लगी। जितेंद्र भी जवान बेटे को लाश बने देखकर खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। केशव उन्हें शांत करते हुए बोला कि आपके बेटे की लाश ब्लू बर्ड हॉस्टल के पीछे से मिली है। सावित्री कहती है, मेरा बेटा वहां पढ़ने गया था लेकिन अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या हुआ वहां? तो मुर्दा घर का इंचार्ज बोलता है कि मौत का तांडव होता है वहां। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहां से आई है, इससे पहले भी वहां से कई लाश आ चुकी है और वहां पर हुई मौतों की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की वो खुद लाश में तब्दील हो गया। उसकी ये बात सुनकर केशव जितेंद्र से बोलता है कि मैं आपके बेटे की मौत की गुत्थी सुलझाऊंगा और उन लोगों को सजा दिलाऊंगा, चाहे मुझे मौत से ही क्यों ना खेलना पड़े। तो केशव की बात पर वो मुर्दा घर का इंचार्ज बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, तुम अभी जवान हो, तुम्हारा खून का जोश बोल रहा है, कर लो तुम भी कोशिश, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। मगर समझदार लोग तो वहां से दूर ही रहते हैं। इतना कहता हुआ वो मुर्दा घर से बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर केशव को ये भी कह गया कि तुम तो क्या, इस केस को कोई भी नहीं सुलझा सकता क्योंकि इसके पीछे कुछ रहस्यमय चीजें हैं। मगर केशव ये ठान लेता है कि वो सच का पता लगा कर रहेगा, इसलिए वो अगले ही दिन ब्लूबर्ड हॉस्टल में एक स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन हॉस्टल पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि भला ऐसे पहाड़ी के ऊपर खाई के पास कौन हॉस्टल बनाता है और फिर ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, और वो भी जितेंद्र जैसे लोग। हॉस्टल को देखने पर यह बहुत ही वीरान जगह लग रही थी। केशव हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी एक चौकीदार उसे रोकता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो साहब? तो केशव बोलता है कि हॉस्टल में एडमिशन लेना है। तो चौकीदार बोलता है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो रात में आना, यहाँ पर दिन में कोई काम नहीं होता है। तो केशव हैरत में पड़ते हुए उस चौकीदार से पूछता है, क्यों, यहाँ पर दिन में कोई काम क्यों नहीं होता है? तो चौकीदार बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता है साहब, आप चले जाइए और रात को आना। और इतना कहकर वो चौकीदार वहां से चला जाता है। केशव मन ही मन सोचता है, क्या अजीब कानून है, और वो वहीं पर रात होने का इंतजार करने लगता है। हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर उसे वहां हॉस्टल के अंदर कोई दिखाई नहीं देता। वहां कोई भी हलचल नहीं होती है, यहाँ तक कि शाम के बाद अब रात हो गई थी, मगर हॉस्टल अब तक वीरान था। केशव सोचता है कि इस हॉस्टल में कोई नहीं रहता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो साहब, एडमिशन नहीं लेना है क्या? केशव को आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ही चौकीदार था जो सुबह उसको मिला था। पर केशव तो पूरा दिन हॉस्टल के गेट पर बैठा था और वो चौकीदार अंदर नहीं गया था, तो ये अंदर से कैसे आया? चौकीदार बोलता है, ज़्यादा सोचो मत साहब, अगर आपको एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ।
केशव उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है। गेट से लेकर रिसेप्शन तक पहुंचने तक उसे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। सबसे पहले तो केशव ये देखकर अचंभे में था कि जो हॉस्टल अभी तक वीरान था उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाइयां साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई अंदर इंसान हो। और भला ये कैसा हॉस्टल है जहां दिन में ये वीरान रहता है और रात को इतनी हलचल होती है। हॉस्टल के रिसेप्शन पर एक हट्टा खट्टा इंसान बैठा हुआ था। चौकीदार उसे बोलता है, साहब एडमिशन के लिए आए हैं, और इतना कहकर चौकीदार वापस दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वार्डन ने कुछ बोले बगैर केशव को कमरा नंबर 405 की चाबी दे दी। केशव वार्डन से कुछ पूछने को ही हुआ था कि वार्डन ने अपनी उंगली से इशारा किया जहां एक रूल बोर्ड लगा हुआ था। केशव रूल बोर्ड के पास गया और उसे पढ़ने लगा। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने काम से काम रखेगा। दूसरा रूल ये था कि भूलकर भी किसी दूसरे के कमरे में न जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा रूल कि अपने कमरे में जाने के बाद बाहर ना निकले। ये कैसे अजीब रूल है, जोर से कहते हुए केशव जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, न गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वार्डन। केशव बिना सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। केशव अपने कमरे में पहुंचता है और अपना बैग रखकर चारों तरफ से अपने कमरे को देखता है। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। केशव कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। हॉस्टल की लाइट पहले की तरह शांत नहीं थी, वे अब टिमटिमा रही थी। केशव ये देखकर हैरान था कि इतने जोर से चीखने की आवाज आने के पर भी सब कुछ इतना शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। कोई भी अपने दरवाजे को खोलने को तैयार नहीं था, इसलिए केशव सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। भाई, मैं इस हॉस्टल में नया आया हूँ, दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केशव एक एक करके सभी दरवाजों पर दस्तक देता है मगर कोई बाहर नहीं आता है। और फिर उसे एक कमरे से चीखने की आवाज आई और वो उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर से उस कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे आग लगी हो और फर्श पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा सर जला हुआ था। केशव उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि पूरे हॉस्टल में आग लग चुकी है। कमरों के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, अब हर दरवाजे पर अंदर से बाहर निकलने के लिए हर कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाजा खोलो, अंदर आग लगी है। पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। केशव ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, आग की तेज लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। वो अपने कपड़ों में लगी आग से ऐसे घबराया कि आग बुझाते हुए वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला और वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। इससे उसके कपड़ों की आग तो बुझ गई मगर अब वो बुरी तरह से घायल हो गया था। वो दर्द से कराहते हुए उठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चौकीदार पर पड़ी। वो चौकीदार की तरफ जाने लगा। केशव ने उसे आवाज लगाई मगर वो बुत बने आग को देखे जा रहा था और उसके आगे वार्डन की अध जली लाश पड़ी थी। चाचा, क्या हो रहा है यहाँ? यह आग कैसे लगी और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते आप? तो चौकीदार बोला, मदद के लिए बहुत देर हो गई है साहब, अब तो ये आग रोज सीने में चुभन बन के जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और तभी केशव के होश उड़ गए क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। चौकीदार कहता है, साहब मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। मतलब जानना है साहब? तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार केशव को गिरेबान से पकड़कर दीवार से सटा देता है और हर कमरे से लाशें ज़ोंबी की तरह बाहर आने लगी और धीरे धीरे केशव की तरफ बढ़ने लगी। केशव हिल भी नहीं पा रहा था और बोला, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? और तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा कल। तो चौकीदार बोलता है, क्यों छोड़ता? हम लोगों को जिंदा जलाने वाला भी एक बच्चा ही था। और वो बताता है कि ये बात करीब 5 साल पहले की है जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, ब्लू बर्ड हॉस्टल। काफ़ी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखकर शहर के एक अमीर आदमी ने भी एक नया हॉस्टल खोला और उसका नाम भी ब्लू बर्ड हॉस्टल रख लिया। और जब पुराने ब्लू बर्ड हॉस्टल वालों ने यानी हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है,
कल से आपको एक ही ब्लू बर्ड हॉस्टल देखने को मिलेगा। उनकी इस बात को सुनकर हम निश्चिंत हो गए। हमने सोचा कि वे अपने हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रखेंगे। क्या रखेंगे ये कल सुबह पता चल जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात एक लड़का एडमिशन लेने आया। वार्डन ने उसे कमरा नंबर 405 दे दिया। वो इस बात से अनजान थे कि लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात को हॉस्टल के सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर आग लगा दी, जिसे अकेले वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। भला हमें क्या पता था कि कल से एक ब्लू बर्ड हॉस्टल दिखने का मतलब ये था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को ब्लू बर्ड हॉस्टल में आया उसे मौत ही मिली, सिर्फ मौत। क्योंकि हॉस्टल में लोगों को मारने वाला तो बच गया, इसलिए अब रात को जो भी यहाँ आता है वो ही हॉस्टल में मरे लोगों की नज़रों में उनका हत्यारा बन जाता है। और इतना कहकर वे सब मिलकर केशव को भी मार देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।